Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Mushtaq Ahmed, lecturer of biology. Dear student, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज a small organelle inside the cell, just like other organelles like ribosome, Golgi apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सेम इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेली है. बट माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल. वाई? इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? बेसिकली सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और ये डिफरेंट प्रोसेस जो होते हैं सेल के अंदर, इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. और वो एनर्जी जनरेट कहाँ से होती है या वो एनर्जी आती कहाँ से है? तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो सेल यूज़ करती है डिफरेंट प्रोसेस में. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल और इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. नो डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी किस तरह जनरेट करती है और इसका जो बाकी डिटेल है उसको हम देखते हैं. सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं. कंपोजिशन क्या है? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं या किस चीज़ से माइटोकॉन्ड्रिया बनी हुई है. तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स एट्सेट्रा वगैरह ये चीज़ें होती हैं. डियर स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. क्या? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली. सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है ये. इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. डियर स्टूडेंट, जिस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं जिसकी वजह से वो सेल रिप्लिकेशन करता है यानी कि सेल डिवीजन करता है. किसकी वजह से? डीएनए की वजह से. डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो सबसे पहले जो सेल डिवीजन स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो बाकी सेल फिर डिवाइड होता है यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म. तो बेसिकली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस चीज़ के कैपेबल है कि वो खुद को रिप्लिकेट कर सके. डियर स्टूडेंट, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है. नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसके शेप के ऊपर. तो बेसिकली ये वेसिकुलर फॉर्म में, रॉड और सिलेंड्रिकल शेप में आपको मिलेंगे. डियर स्टूडेंट, ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिफरेंट किस्म के सेल में इनका जो शेप है वो डिफरेंट होता है. कुछ में वेसिकुलर होगा, कुछ में रॉड और सिलेंड्रिकल होगा. तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसकी जो लोकेशन है, तो लोकेशन बेसिकली आप सबको पता है कि ऑर्गेनेली का जो मेन लोकेशन है या मोस्टली ऑर्गेनेली कहाँ पर पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में. तो यही माइटोकॉन्ड्रिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म. तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद इसके नंबरिंग के ऊपर आते हैं. तो बेसिकली जो नंबरिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सेल में. किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड ऑन ए टाइप एंड फंक्शनल स्टेट. ये टाइप और फंक्शनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं इनकी नंबरिंग. इसका मतलब क्या है? यानी कि जो सेल जितना ज़्यादा फंक्शन करेगा तो उसके लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, नीड होगी एनर्जी की. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी तो उस सेल में उतने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होगी यानी इनकी नंबरिंग उतनी ज़्यादा होगी. यानी सिंपल सी चीज़ है, जिस सेल का फंक्शन ज़्यादा है उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत, और जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबरिंग है वो भी ज़्यादा होगी. और इसी तरह जिस सेल का फंक्शन कम है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत भी कम होगी और इसी तरह उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होगी. फॉर एग्जांपल, लीवर सेल ऑफ रेट का जो लीवर का सेल है
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद है फ्रॉम 500 टू 1600। क्लियर? क्योंकि लीवर जो है ये मेनली जिस तरह गाड़ी का इंजन होता है और इंजन बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसी तरह लीवर भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंजन की तरह काम करता है। तो इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है और इस वजह से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी ज़्यादा होगी। नो डियर स्टूडेंट, जो सेकंड है वो क्या है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है, जो बोन के साथ मसल अटैच होते हैं उसे हम मेनली स्केलेटल मसल कहते हैं। ये हम मेनली जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं, तो हम स्केलेटल मसल का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मसल जो है इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि अप टू 30,000 के करीब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं स्केलेटल मसल में। एंड सम एल्गल सेल, और कुछ एलजी के सेल्स है उसमें, कुछ एलजी के सेल उनमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। नो, अब आप हैरान होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट है तो मैच्योर रेड ब्लड सेल भी तो एनर्जी यूज़ करते हैं, तो अब एनर्जी उनमें कहाँ से आती है? डियर स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, क्या? रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो सेकंड और थर्ड स्टेप है वो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, वो होता है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में वहां पर 2 एटीपी बनते हैं, यानी एनर्जी बनती है। तो बेसिकली इसको जो एनर्जी मिलती है वो विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू भी ये एनर्जी हासिल करता है और उस एनर्जी को ये यूज़ करके अपना फंक्शन करता है। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है? एंजाइम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं। 70 के करीब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होते हैं। इतने ज़्यादा एंजाइम क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि पहले हमने कहा कि ये क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, यानी ये जो है ये रिप्लिकेशन करती है। तो रिप्लिकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर एक और प्रोसेस होता है, उसको हम फंक्शन में पढ़ेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस और ये रिप्लिकेशन का प्रोसेस, तो इन सब के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर 70 डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। क्लियर? यानी इसके 2 डबल मेम्ब्रेन है, 2 बाउंड्रीज है। इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं आउटर लेयर। क्लियर? और इसी तरह इसकी जो अंदर की लेयर है इसको हम क्या नाम देते हैं? इनर लेयर। तो 2 बाउंड्रीज है, आउटर जो ऊपर वाली है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर लेयर, और जो अंदर वाली है उसको हम क्या कहते हैं? इनर लेयर। स्टूडेंट, जो खाली स्पेस है इन 2 बाउंड्रीज के दरमियान इसको हम क्या नाम देते हैं? आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट। क्लियर? और इसी तरह जो अंदर का स्पेस है, क्लियर हो गया? अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इनर कंपार्टमेंट। डियर स्टूडेंट, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये आपको फोल्डिंग में नजर आ रही है। सही है? इसकी फोल्डिंग हुई है। क्लियर? ये जो फोल्डिंग इसकी हुई है और इसके ये जो फोल्डिंग वाली जो जगह है इनर मेम्ब्रेन की, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो फोल्ड हुए हैं इसको हम नाम देते हैं क्या? क्रिस्टा। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टा। क्लियर हो गया? अब इसके पीछे रीजन क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों हुई है? इसलिए क्योंकि
एनर्जी की जो जनरेशन है, जो एटीपी की सिंथेसिस है, वो होती है इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एनर्जी की सिंथेसिस होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। क्लियर? तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी। तो सरफेस एरिया को ज़्यादा करने के लिए इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई? फोल्ड हो गई। इसी तरह जिन सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोल्डिंग हुई होती है। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग हुई होती है इनर मेम्ब्रेन में, तो उसका मतलब यह है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, सेलुलर रिस्पायरेशन का, जिसके रिजल्ट में एटीपी बनती है, वो इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर बनती है। यहाँ पर एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? उस सिस्टम को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम इसके रिजल्ट में, इस प्रोसेस के रिजल्ट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिजल्ट में एनर्जी बनती है, और ये सिस्टम इसी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जिसकी वजह से इनकी फोल्डिंग हुई होती है। तो जितना ज़्यादा फोल्डिंग हुई होती है उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा यहाँ पर एटीपी बनेगी। डियर स्टूडेंट, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं क्या? एलिमेंट्री पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, ये इस तरह पार्टिकल्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, और इस पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल का मेन रोल क्या है, मेन फंक्शन क्या है। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल। डियर स्टूडेंट, एक है आउटर कंपार्टमेंट और दूसरा है इनर कंपार्टमेंट। इसको हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं और इसको हम इनर चैम्बर भी कहते हैं। बेसिकली ये जो इनर कंपार्टमेंट है या इनर चैम्बर है, इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है? मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर डीएनए होती है, मेनली डीएनए। इसके साथ यहाँ पर आरएनए भी होता है, और आरएनए के साथ यहाँ पर राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स। और यहाँ पर प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने पहले कहा था कि ये क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हमने इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? डीएनए होती है, और इस डीएनए की वजह से यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म की प्रोटीन की भी सिंथेसिस कर सकती है, और इस डीएनए की वजह से यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये खुद को रिप्लिकेट भी कर सकती है, यानी खुद को डिवाइड कर सकती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा डियर स्टूडेंट, हम माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम भी देते हैं कि ये क्या है? ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्या है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का क्या मतलब है? कि सही है, ये खुद को रिप्लिकेट भी कर सकती है, लेकिन इसके रिप्लिकेशन के लिए जितने प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जितने एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो सारे एंजाइम इसके अंदर खुद नहीं बन सकते। बाहर से कुछ एंजाइम्स आएंगे, बाहर से कुछ प्रोटीन्स आएंगी, तब ये खुद को रिप्लिकेट कर सकेगी, तब ये खुद जो है अपना पूरा प्रोसेस कर सकती है। यानी सही है, डीएनए इसमें मौजूद है, लेकिन ये फिर भी कंप्लीटली खुद काम नहीं कर सकती। रिप्लिकेट होती है तो इस रिप्लिकेशन के लिए बाहर से कुछ प्रोटीन आएंगे। वो प्रोटीन जब आएंगे, वो एंजाइम बाहर से आएंगे, तो वो फिर इसकी रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये पूरी तरह खुद को रिप्लिकेट कर सकती तो फिर हम इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, यानी ये खुद मुख्तियार है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पर इसको ज़रूरत होती है बाहर से प्रोटीन्स और एंजाइम्स की, जो न्यूक्लियस में बनते हैं, जो मेन सेल के न्यूक्लियस बनाते हैं, जो मेन सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो एंजाइम बनाते हैं, उनकी यहाँ पर भी ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। क्लियर हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये अराइज होता है कि ये बाहर से जो प्रोटीन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, ये किस रास्ते के थ्रू आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर पोर्स होते हैं। क्लियर हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इस पोर्स को हम क्या नाम देते हैं, प्योरिन्स का। क्या नाम देते हैं, प्योरिन्स का। इस प्योरिन्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स अंदर आते हैं और एंजाइम्स अंदर आते हैं, और अंदर जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन में और डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। नो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं मेनली फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन में जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जो हम खुराक खाते हैं, सही है, वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर जाते हैं, वो जाते हैं सेल के अंदर। फिर सेल के अंदर जैसे वो पहुँचते हैं तो वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म के बाद वो इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो इंटर होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करती है, और जब इनकी ब्रेकडाउन करती है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वो एटीपी जो है वो फिर हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एनर्जी जो मेनली प्रोड्यूस होती है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, वो कहाँ पर होती है, वो इनर मेम्ब्रेन पे होती है। यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोसेस चलता है और इसके रिजल्ट में एनर्जी जनरेट होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जिक्र किया था एलिमेंट्री पार्टिकल का। सही है। एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिकली, मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल। सही है। ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं F1 और दूसरों को हम कहते हैं F0। क्लियर हो गया। दोनों पार्टिकल जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। और अगर हम इस इनर मेम्ब्रेन को जूम आउट करते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह जूम आउट करता हूँ और यहाँ पर इसको समझते हैं कि बेसिकली ये एलिमेंट्री पार्टिकल किस तरह हेल्प करते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन में, एटीपी की प्रोडक्शन में। तो बेसिकली ये आउटर मेम्ब्रेन है। सही है। इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्रिस्टा मौजूद होता है यहाँ पर इस तरह, और इसी इनर मेम्ब्रेन का जो क्रिस्टा है इसके ऊपर ये पार्टिकल मौजूद होते हैं। क्लियर। तो ये पार्टिकल जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक को हम F1 कहते हैं, दूसरे को हम F0 कहते हैं। बेसिकली तो यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह पार्टिकल अटैच होते हैं। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, F0 कहते हैं। और इस पार्टिकल के ऊपर एक इस किस्म का ढक्कन होता है। सही है। उस ढक्कन को हम नाम देते हैं क्या, F1 पार्टिकल। क्लियर हो। नो डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, F0 पार्टिकल कहते हैं, और इस F0 पार्टिकल के ऊपर F1 पार्टिकल होता है। ये दोनों प्रोटीन इन नेचर होते हैं। पार्टिकल यानी F0 क्या है, ये भी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या बनाती है, चैनल बनाती है। क्लियर हो गया। और इसके ऊपर ये दूसरा इस तरह ढक्कन किस्म का ऊपर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल। बेसिकली अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो किस्म के प्रोटीन होते हैं। एक को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं, और दूसरे को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर होते हैं। तो ये F0 जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन से बना होता है, ये इसी इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। क्लियर। और ये जो F1 है ये पेरिफेरल प्रोटीन से बना होता है, ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर यानी सरफेस के ऊपर होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं शो करूँ तो ये क्या है, ये इंटीग्रल प्रोटीन होगा, और इसके ऊपर इसी तरह
पेरिफेरल प्रोटीन यानी F1 प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। बेसिकली जब मैंने पहले कहा कि इन एलिमेंट्री पार्टिकल का फंक्शन क्या है, ये ATP की सिंथेसिस में हेल्प करता है। हेल्प किस तरह करते हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या करता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या फिर आउटर कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन आयन जमा करता है। इसी तरह हाइड्रोजन आयन जमा करता रहता है। क्लियर हो गया। जब बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बाहर यानी आउटर कंपार्टमेंट में जमा हो जाते हैं, क्लियर हो गया, तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये वापस आते हैं इस इनर मेम्ब्रेन के थ्रू, ये वापस आते हैं और अंदर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। लेकिन ये वापस किस रास्ते से आते हैं, ये वापस आते हैं तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल के रास्ते से आते हैं, यानी F0 के चैनल से ये अंदर आते हैं और ये यहाँ पर F1 पार्टिकल, ये यहाँ पर F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है और ये क्या है F0। ये F0 जो है ये चैनल्स बनाते हैं, सही है। तो इसी चैनल के थ्रू ये F0 और F1 के थ्रू ये अंदर आते हैं। जब ये अंदर आते हैं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात याद रखना, ये F0 जो है ये तो चैनल है, इसके थ्रू तो ये आते हैं। F1 जो है ये प्रोटीन है, जैसे ये हाइड्रोजन आयन इस चैनल के थ्रू गुजरते हैं अंदर आते हैं तो इस F1 में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, यानी ये चेंज हो जाता है। जिस तरह डैम वगैरह में या जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है टरबाइन के ज़रिए, सही है, वो टरबाइन जब घूमते हैं तो उससे मतलब पानी जो है वो टरबाइन के ऊपर गिरता है, तो उसकी वजह से वो टरबाइन जो है वो घूमते हैं, सही है, तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर भी F1 से जैसे ही ये गुजरते हैं और F0 के थ्रू ये गुजरते हैं तो ये F0 में कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं, यानी ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो इसकी शेप की चेंज की वजह से यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी यूज़ होती है किस चीज़ में, ये यूज़ होती है ADP के साथ फास्फेट को कंबाइन करने में, और ये दोनों जब कंबाइन होते तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, ATP। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हाइड्रोजन आयन को कलेक्ट करता है आउटर कंपार्टमेंट में, सही है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये वापस आते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ये किस चीज़ के थ्रू आते हैं, F1 और F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू आते हैं। F1 क्या है, ये चैनल है जो इंटीग्रल प्रोटीन से बना है। तो ये जैसे यहाँ से गुजरते हैं तो F1 में चेंजेस आते हैं। जब F1 में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी यूज़ होती है ADP को फास्फेट के साथ कंबाइन करने में, और उसके रिजल्ट में ये क्या बनता है, ATP बनता है। तो बेसिकली जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है ATP की जनरेशन का। क्लियर हो गया। और इसके यहाँ पर सेंटर में भी मैट्रिक्स के अंदर एक और साइकिल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। उसके अंदर भी एनर्जी की जनरेशन होती है। क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये मेन प्रोसेस है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि सेलुलर प्रोसेस किस तरह होता है इसके अंदर। बाकी जो सेलुलर प्रोसेस है इसका जो पूरा डिटेल है, इसके जो पूरे स्टेप्स है, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन और क्रेब्स साइकिल, ये पूरे स्टेप्स में आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा रिस्पायरेशन के चैप्टर में। फुली डिटेल से वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये याद रखना, कोलिकर ने 1857 में इसको फर्स्ट टाइम देखा था मसल के अंदर। तो ये MCQs के लिए देखना, MCQs में इसके चांसेस होते हैं, आते रहते हैं इस तरह के MCQs। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा।